हेलो गाइज, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी वर्ड यूज कर। हेलो गाइज, अरे बुरबक चिल्लाजी लोग, अरे हमने गांव में राम राम पढ़ जाला। कोई बात नहीं, थोड़ा मॉडर्न कल्चर में ढलना चाहिए लोगों को, और जरूरी भी है, क्योंकि अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ढलना पड़ेगा ना। और अधिकारी बन के जाएंगे, बहुत तरह तरह का अधिकारी सम्मेलन होगा, ट्रेनिंग में भी जाएंगे तो वहां लोग अलग मिलेंगे। चलिए, सब बातें तो होती रहेंगी, जो बातें होनी है होती रहेंगी। हम लोग ये क्लास कर रहे हैं 68वीं बीपीएससी। 68वीं बीपीएससी जो है वो 12 फरवरी को तय हो गया है, क्योंकि आज जो है आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट जारी कर दिया है, और डेट शायद 28 जनवरी है। एक बार देख के बता ही देते हैं आप लोग को। मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आया था मैसेज कि डेट जो है 28 जनवरी को डेट आया है। 28 जनवरी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अब तक नियत समय होना है, टाइम कम है। ज्योग्राफी का लमसम श्रृंखला खत्म कर चुके हैं, जो चल रहा था भूगोल श्रृंखला, उसमें एक क्लास और होगा कृषि, जो पढ़ाएंगे इकोनॉमिक सर्वे के साथ इंक्लूड होके। प्लस एक प्रश्नों का बौछार चल रहा था, जिसमें हम मरणोत्तर काल में आ गए थे, और पिछले क्लास में हम लोग सतवाहन शक पढ़ाए थे। कुषाण, आज हम पढ़ाएंगे शक कुषाण, विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे मरणोत्तर काल में, उनके बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न इससे आना ही आना है। इतिहास ऐसा सेक्शन है जिससे 35 प्रश्न आते हैं, उसमें कुषाण भी एक है। 64वीं बीपीएससी में पूछा, 65वीं में पूछा, फिर 66वीं किया था, 67वीं शायद पूछा था। पूछता जरूर है मरणोत्तर काल से। तो पिछले क्लास में शक और सातवाहन सुन रहे थे, जो स्थानीय वंश थे। आज हम पढ़ाएंगे विदेशी आक्रमण करने वाले लोग जो आए और बस गए और यह शासन किया, उनके बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, इसमें भी कुषाण है, या इसमें शक पढ़ाएंगे, कुषाण पढ़ाएंगे, फिर इंडो ग्रीक आए थे, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगे। जो प्रश्न आते हैं जहां से, उतना ही जानकारी देंगे आपको हम, क्योंकि विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। मेरा परिचय तो जानते हैं, मैं प्रभात रंजन, आपको यूनि एग्जाम स्पीचेस के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करते हैं, और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में चलेगा कथा कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, पहला प्रश्न, तो प्रश्नों का बौछार है, इसलिए प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा देंगे आपको। देखिए, निम्नलिखित में से किसने शाक्य या यवन या पल्लव यानी निदूषण, यानी सत्य, यवन और पल्लव को नाश करने वाला, या त्रिसमुद्र पातियावाहन, यानी जिसके घोड़े ने 3 महासागरों के पानी पिया था, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? इसकी उपाधि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने धारण की थी। और ये है सतवाहन वंश का सबसे महानतम शासक। एक प्रश्न लगता है आया है, कोई बात नहीं, जान लीजिए कि त्रिसमुद्रीय, ये पूछा गया यूपी प्रश्न है, त्रिसमुद्रीय पितायवाहन या उसका नाश करने वाले कौन थे? वो गौतम सतकर्णी थे, जिनका नासिक अभिलेख था, और सातवाहन वंश के थे, सबसे महानतम शासक थे। और इस वंश का संस्थापक था शिवमुख, जो पढ़ाए थे। अब आइए अगला। अब हम लोग बताए ना कि विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अरे लाल लाल हो जा रहा है, ललाउंग हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ग्राउंड कर लेते हैं हम लोग आज। विदेशी आक्रमणकारी, पहला कौन आक्रमण किया भारत पे? तो इंडो ग्रीक यानी हिंदवन, जिसको कहते हैं हम लोग, हिंदवन। दूसरा कौन? हिंदवन कौन आया? फिर शक, जो अभी सामने है बोर्ड पे। फिर आया कुषाण। तो इस हिंदवन से प्रश्न ज्यादा नहीं बनते हैं, 2 प्रश्न बनते हैं, सुन लीजिए कौन कौन। हिंदवन से प्रश्न बनेंगे कि हिंदवन के लोग जो थे, इनका पहला कौन था शासक? तो पहला शासक था डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस था। और तक्षशिला इनकी राजधानी थी। और इसका एक महान शासक हुआ मिनांडर।
जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म को, और एक पुस्तक पूछा जाता है इनके बारे में, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन प्लस मिनांडर के वार्तालाप हुआ है। और वार्तालाप सिंपल नहीं, प्रखंड विद्वान टाइप वार्तालाप हुआ है। इसी में मिलता है, मिलिंद पन्हो में मिलता है मिनांडर और नागसेन की चर्चा। तो मिनांडर एक महान शासक हुआ, और इन्होंने काम, इसका और लोग काम क्या फेमस लोग का, तो इंडो ग्रीक का जो था, इंडो ग्रीक का काम क्या था कि इन्होंने सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के प्रथम बार कौन जारी किया भारत में, तो इंडो ग्रीक ने, सोने के सिक्के। और इनके सिक्के की खासियत क्या थी कि एक तरफ राजा की आकृति होगी, राजा की आकृति होगी, तो दूसरे तरफ तिथि का अंकन होगा या कोई चित्र होगा, जिससे पता चलता था कि वो किस कालखंड के हैं, कब के हैं और राजा कौन था। और इनकी उपलब्धि क्या रही, जो पूछा जाता है कि हेलेस्टियन जो कला है, इसके विकास में बहुत बड़ा योगदान पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद और क्या उपलब्धि रही इनकी, उपलब्धि और रही कि रंगमंच के पीछे, रंगमंच के पीछे यवनिका पूछा गया, यूपी में यवनिका यानी पर्दा पर था, पर्दा फट का देन इन्हें यवनिका नाम से किया, इनके द्वारा ही किया गया था। और क्या उपलब्धि है इनकी, तो और इनकी उपलब्धि ये रही क्या रही, थोड़ी गला फंस रहा है, जानते ही मौसम खराब हो गया है भाई, और उसमें भाई कभी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं हम, बस समझ रहे जी, पैसा होने पर एडवांस हो जाता है लोग। तो मेरी मैडम के क्या, आज भाई आइसक्रीम खाने का मन है, चलो भाई आइसक्रीम खा लो। उनको क्या पता कि कल बच्चों से क्लास भी देना है, तबियत खराब है, दिक्कत हमको हो जाएगा। तो और इनकी उपलब्धि क्या रही इनकी उपलब्धि ये रही कि इन्होंने कैलेंडर जारी किया, जिसमें मास, ग्रह, इस सब का जिक्र हुआ भाई इस कैलेंडर में, ठीक है। और ये सब घटनाएं होती रहेंगी। ये फेमस है मिनांडर के बारे में, हिंदवन के बारे में प्रश्न यहीं से पूछते हैं। अब इसके बाद आता है कि और कौन था सब भाई, इसके बाद हिंदवन के बाद कौन था भाई, हिंदवन के बाद शक है। उसके पहले एक शासक, एक मिलता है वंश की चर्चा, पहला वंश की चर्चा मिलती है। किसकी, अरे तो कलावा चेंज करते हैं, पहला वंश की चर्चा। अरे देख रहे ये भाग रहा है, कह रहा है सर बच्चा सो ग्रहण दीजिए, नहीं छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ के जाना है भाई, एग्जाम दम पास में है, छोड़िए तो कैसे काम चलेगा। आइए, पहला वंश की चर्चा मिलती है। इसका एक फेमस राजा था गोंडा फर्नांडिस, कहीं गोंडा मिलता है, गोंडा है, गोंडा फर्निस मिलता है। और गोंडा फर्निस का जो था एक अभिलेख था, तख्ते बही अभिलेख, तबते बही अभिलेख, कहीं तख्ते लिखता है, कहीं तबते लिखता है, तबते बही अभिलेख था। ये पूछा जाता है कि तबते बही अभिलेख जो है किस कालखंड का है, किसका है, तो गोंडा फर्नांडिस का है। किस वंश का है, तो पहला वंश या पार्थियन बोला गया इनको, पार्थियन के वंश में, पार्थियन वंश का है, ठीक है। और ये लोग आए हैं कहां से, मध्य एशिया के ईरान से है। सब कहा भाग रहा है, कह रहा है सर एग्जाम पास में आ गया, एडमिट कार्ड का डेट आ गया है, दिक्कत हो जाएगा। अरे नहीं छोड़ेंगे, अभी 10 तारीख तक लगातार लाइव आएंगे, एक को नहीं छोड़ना है। यहां पार्थियन था, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब इन लोग के बाद हम बताया कि हिंदवन के बाद विदेशी आक्रमणकारी जो हुए, नहीं मिटाना, कैसे भाग रहा है, मिटाना टट मशीन मिट रहा है, गवाह मिटाना नहीं है, इरेजर बोलता हूं अंग्रेजी में के। हाँ, अब शक वंश के बाद, इसके बाद किसके बाद हमें बताया था कि हिंदवन के बाद कौन आया था, शक आक्रमणकारी के रूप में। तो शक कहां के थे, पूछता है ना शक। अब आइए प्रश्नों पे, शक बोलता कहां के थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे।
और इस शक के 5 शाखा हुए। पहला अफगानिस्तान, जो भारत से बाहर। दूसरा हुआ तक्षशिला। तीसरा हुआ मथुरा का शाखा। और चौथा हुआ पश्चिमी भारत, यानी महाराष्ट्र वाला बेल्ट, गुजरात वाला बेल्ट। और एक शाखा हुआ दक्कन की शाखा, कहीं कहीं उत्तरी दक्कन मिलता है, दक्कन की शाखा, उत्तरी दक्कन की शाखा, दक्कन की शाखा मिलता है। भाई अब लोग क्या क्या काम किए देख लीजिए। और ये जो था तक्षशिला वाला बेल्ट, ये पंजाब, पंजाबी कहते हैं क्योंकि तक्षशिला इनकी राजधानी थी, इसलिए इनकी बात की जाती है पंजाब की। अब है मथुरा। मथुरा का एक शासक हुआ नहपान, बहुत फेमस शासक हुआ नहपान, जिसको कौन आ रहा है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहला प्रश्न था ना गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी इसको हराया। पश्चिमी भारत का बहुत फेमस शासक हुआ रुद्रदमन, रुद्रदमन प्रथम। और रुद्रदमन प्रथम के बारे में चर्चा की है कि इसका गिरनार पर्वत पे जूनागढ़ अभिलेख था, जो संस्कृत भाषा में था, ब्रह्मी लिपि संस्कृत भाषा काव्य शैली में था। और इसमें सुदर्शन झील के निर्माण की चर्चा मिली है, और पूरी चर्चा ही कर डाला हमने पिछले क्लास में, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसी का एक शासक, फेमस शासक हुआ पश्चिमी भारत का रुद्र सिंह, रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, जिसको गुप्त वंश का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हराएगा इसको। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हरा के एक संवत जारी करेगा, विक्रम संवत जारी करेगा, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व की बात करेगा ये। इसी के बाद रुद्र सिंह जो हराएगा, चंद्रगुप्त हराएगा, तो व्याघ्र शैली में सिक्का जारी किया। और शक शासक के हराने के उपलक्ष्य में पूछा गया प्रश्नलिपि में कि शक शासक के हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, द्वितीय जो कहेंगे, इसने किस शैली में सिक्के जारी किए थे? व्याघ्र शैली में सिक्के जारी किए थे। इतनी घटनाएं हैं किनकी? ये शक शासकों की। अब आइए प्रश्नों के बौछार पे खट खट के जल्दी जल्दी देखिए कैसे भागता है मशीन की तरह प्रश्न। अब चलिए, अब आइए, शक मूलतः कहां के निवासी थे? तो मलेशिया के। प्रथम शक राजा कौन हुआ? प्रथम शक राजा माओ हुआ, या कहीं कहीं मोगा मिलता है कहीं कहीं। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? रुद्रदमन प्रथम, आज बताए हैं। शकों के विजय के प्लस में 58 ईसा पूर्व होना चाहिए। 58 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में एक नया संवत जारी किया गया, वो विक्रम संवत, बताया थे ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। रुद्रदमन द्वारा सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया गया अभिलेख था, गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख बोलते हैं। रुद्रदमन प्रथम ने कठवारा के किस झील का निर्माण किया? तो सुदर्शन झील का। बताए थे सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त, ये चारों लोग काम करेगा। और ये बैठ बेगारी पद्धति से बिना पैसा लिए, बिना पैसा दिए बेगारी माध्यम से ये इस झील का निर्माण करवाएगा। इसीलिए पूछा जाता प्रश्न कि किस शासक ने और किस अभिलेख में पता चलता है कि बिना पैसा दिए बेगारी माध्यम से, बेगारी प्रथा के माध्यम से झील का निर्माण करवाया था, मैं निर्माण निपुण दरबार कराया था। वो कौन था? वो शासक रुद्रदमन प्रथम। अब आइए, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली अपनाई थी? तो शकों ने अपनाई थी। आया प्रश्न, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया इसमें। अब आइए, सब के बाद आएंगे कुषाण। अब कुषाण वंश की चर्चा करते हैं। देखिए, कुषाण वंश, कुषाणों का संबंध कहां से था? तो चीन के यूची जनजाति से बिलोंग करते थे। कहां से था? चीन के यूची जनजाति से बिलोंग करते थे। और कुषाणों का अन्य नाम क्या था? तो यूची भी नाम था, या तोखरी, पूछा गया प्रश्न है, यूची या तोखरी भी नाम इनका है, यूची या तोखरी। टोचारियन कौन था? पूछा गया एक बार आरएस में,
टुचारियन कौन था? तो कुषाण शासक को टुचारियन कहा गया था। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक देख लीजिए आगे, कुजुल कटफिसस इसके संस्थापक हुए। कौन? कुजुल कटफिसस। तो कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल कटफिसस ने सबसे पहले किसको पराजित किया था? तो काबुल घाटी के यूनानियों को पराजित किया था। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि कुषाण वंश के कुजुल कटफिसस ने सबसे पहले किसको पराजित किया? तो काबुल घाटी के यूनानियों से। प्रश्नों के माध्यम से ही पूरा कुषाण वंश जानेंगे आज हम लोग। रोमन सम्राट, देखिए प्रश्न एक और पूछा, रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्कों के अनुरूप सिक्के जारी करने वाला कुषाण शासक कौन था? वो था कुजुल कटफिसस। रोमन सम्राट आगस्टस बोलते हैं इसको, कि सिक्कों के अनुरूप सिक्के जारी करने वाला था कुषाण शासक, वो था कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस का शासनकाल कहां से कहां तक, एक बार प्रश्न पूछा, तो 45 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक इनके अनुसार, विद्वानों के अनुसार। कुजुल कटफिसस ने किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, महाराजा धीराज, और कहा जाता है कि ये धर्म पदपति की उपाधि भी लिए थे, या धर्माधीश की उपाधि लिए थे, धर्माधीश की उपाधि लिए थे, धर्माधीश की उपाधि लिए थे। कौन? कुजुल कटफिसस। अब इनके बाद इनका पुत्र आता है, तो कौन भाई? इनके पुत्र कौन थे? तो भीम कटफिसस। कौन थे? भीम कटफिसस। इस भीम कटफिसस से किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शिव को मानते थे, इसलिए इन्होंने महेश्वर की उपाधि ली थी। महेश्वर की उपाधि ली थी, इसलिए इनके सिक्के पे शिव, नंदी और त्रिशूल, क्या क्या? शिव, नंदी और त्रिशूल, त्रिशूल की आकृति मिलती है। शिव, नंदी और त्रिशूल, किसकी किसकी? शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। महेश्वर की उपाधि लिया था इन्होंने। अब है कनिष्क के पिता, हाँ भाई, अब उसके बाद है कि कनिष्क के पिता कौन थे? तो भाई बीमा कटफिसस का जो पुत्र हुआ। बीमा कटफिसस की एक और बात है कि शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया। शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन राजा हुआ? सोने के सिक्के, तो बीमा कटफिसस हुआ। बीमा कटफिसस हुआ शुद्ध सोने जारी करना। अब बताइए कि इसका पुत्र हुआ कनिष्क, और सबसे महान साम्राज्य अशोक के बाद जो मगध का जो अंधकार का युग था, डार्क एज था, जो वहां बीसी था, या एडी में एक शासक हुआ जो जम्बूद्वीप की अवधारणा जो वहां चली थी मौर्य साम्राज्य में, उसी टाइप जम्बूद्वीप की अवधारणा के माध्यम से साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि इसके बीच छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं। अब है, ठीक है, तब आइए किस पे है? कनिष्क के पिता भीम कटफिसस। कनिष्क के पिता का नाम क्या है? तो भीम कटफिसस। अब कनिष्क के बारे में जान लीजिए अब हम लोग। राजा कनिष्क ने जिस वर्ष गद्दी पर बैठा वो था 78 ईस्वी, और इस 78 ईस्वी को वो किस संवत के माध्यम से? तो शक संवत के माध्यम से, शक संवत के माध्यम से हम लोग जानते हैं, शक संवत के माध्यम से जानते हैं। और वर्तमान में जो हिंदू कैलेंडर वर्ष है वह शक संवत पर आधारित है, और 22 मार्च, कहीं कहीं 21 मार्च मिलता है, चैत्र मास बोलते हैं। इसी शक संवत के माध्यम से, हिंदू कैलेंडर के माध्यम से पहला महीना होता है। वर्तमान में तो कैलेंडर चल रहा है, गर्गनियन कैलेंडर चल रहा है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है। मैं हिंदू कैलेंडर की बात मैं कर रहा हूं तब, ठीक है। किस शासक ने, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने की मुद्रा जारी की? मैंने बताया भी, वही कटफिसस द्वितीय कहें या बीमा कटफिसस कहें, जो कहें इसका नाम वो है इसका नाम। उसके बाद कि कनिष्क राजा हुआ तो अपनी राजधानी कहां बनाया? तो पुरुषपुर प्रथम राजधानी, और दूसरी जिसको पेशावर बोलते हैं पुरुषपुर में। और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है, इसलिए पेशावर में स्तूप का निर्माण करेगा। ये
और दूसरी राजधानी इसकी रही, द्वितीय राजधानी रही मथुरा रही। कनिष्कों की द्वितीय राजधानी कहां रही? मथुरा रही थी। इसका प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्नों का श्रृंखला है। कनिष्क ने किस शासक को हराया था? चीनी जनरल को। पूछा गया प्रश्न यूपी में, तो पेन चाओ को हराया था। किसको? पेन चाओ को हराया था इसने। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस शासकों ने कैसर सीजर की पदवी ग्रहण की थी? तो कुशाण के शासकों ने। और ये लोग देवपुत्र की भी अवधारणा रखेंगे, देवपुत्र, देवपुत्र की भी उपाधि ग्रहण करेंगे। ये लोग देवपुत्र की उपाधि ग्रहण करेंगे। राजा कनिष्क ने कनिष्कपुर शहर कहां बसाया था? तो कश्मीर में। और कनिष्कपुर शहर कश्मीर बसाएगा और इसी के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति करेगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के दरबार में होता है, जिसके हेड रहते हैं कौन? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष रहते हैं कौन? अश्वघोष। और किसके कहने पे होता है? तो पार्श्व के कहने पे ये होता है, ये आयोजन पार्श्व। ठीक है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक, इसके पहले कनिष्क के बाद, मैं बताऊंगा ऐसे करके, कनिष्क के बाद एक शासक हुआ ह्विस्क। इसने ह्विस्क क्या था? इसने एक ह्विस्क नगर बसाया था। ठीक है। और इसका अंतिम शासक हुआ वासुदेव। कौन शासक हुआ? वासुदेव। अब देखिए, हमने बताया ना कि देवपुत्र की अवधारणा ग्रहण करने वाला कौन शासक हुआ? देवपुत्र की। तो लिखा हुआ है कि देवपुत्र की ग्रहण करने वाला शासक हुआ वो कुषाण वंश के लोग थे। शक सम्वत की स्थापना 78 ईसा पूर्व कनिष्क के राजरोहण के समय की बात किया जाता है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने। इसने सिल्क रूट पे क्या किया? कब्जा ही जमा लिया। जो चीन से रोम तरफ जाती थी, चीन से रोम की तरफ जाएगी, वो कनिष्क ने सिल्क रूट पे कब्जा जमा लिया इसने। राजा कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख किस तिथि का क्या है? पूछा गया प्रश्न है यूपी में। तिथि पूछ दिया उसने, एक बार इसी तिथि पे प्रश्न पूछ दिया था उसने, मेंस का प्रश्न। राजा कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है इस तिथि। यानी सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा जो है अभिलेख लगाया तो 81 ईसा पूर्व बताया जाता है इसमें। हाँ, राजा कनिष्क के अभिलेख में रबतक एक रबतक अभिलेख है जो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। प्रश्न पूछा यूपी मेंस में या प्री मेंस में शायद मिलता है। तो उसने नगरों का उल्लेख किया, उसने 4 नगर का उल्लेख किया है इसने। इसमें पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख किया, चंपा का उल्लेख किया, कौशाम्बी और एक साकेत का उल्लेख कर दिया उसने। साकेत नगर का उल्लेख कर दिया इसने रबतक अभिलेख में, जो पड़ता है अफगानिस्तान में पड़ता है। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को विकसित किया किसने? यहां इन्होंने एक शैली विकसित किया, वास्तुकला की शैली। वास्तुकला की शैली विकसित किया दो, एक गंधार कला और एक मथुरा कला। गंधार कला जो भारत और यूनानी से मिश्रित थे, ये यूनानी शैली से मिश्रित थे, इसको गंधार कला कहा गया। इस दोनों में बुद्ध की मूर्तियां दबा के बनी हुई है, बुद्ध की प्रतिमा। क्योंकि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण दिया था, महायान शाखा को संरक्षण दिया था ये। तो अब देखिए, अरे पीछे हो जाओ, जो भी यह प्रश्न है सब प्रश्न पूछे गए प्रश्न नहीं आए हैं। तो कनिष्क के समकालीन विद्वान कौन को थे? तो अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन। और एक था चरक, जो आयुर्वेदाचार्य था, जिसकी किताब थी चरक संहिता। चरक संहिता आयुर्वेद के विद्वान थे और चरक संहिता की किताब थी। तो अश्वघोष की किताब कौन थी? बुद्ध चरित्रम और सूत्रालंकारम। सूत्रालंकार बोलते हैं, सूत्रालंकार और बुद्ध चरित्रम, 2 किताब है इनकी। वसुमित्र की कौन है? वसुमित्र कौन है? महाभाष्य सूत्र, महाविभाग बोलते हैं, महाभाष्य सूत्र, महाविभाग सूत्र।
देख रहे हैं भाग रहा है, अरे भागने देंगे रे बुर्बक, चला जो आप लोग को भी नहीं भाग रहा है, पूरा कुशान दिमाग में छपवा देंगे, आज छप जाएगा सीधे गोला पार, या यूपी जाइए, बिहार जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, कहीं नहीं बचेगा। और कुशान विद्वान अशोक घोष की मुख्य रचना है वही बुद्ध चरितम और सूत्रालंकारम, रख लीजिए, ये पूछा जाता है। अशोक घोष की किताब है बुद्ध चरितम और सूत्रालंकारम। किस पुस्तक में नागार्जुन ने क्या सिद्धांत दिया था? नागार्जुन जो उसके समकालीन विद्वान था, जिसने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और उनकी एक पुस्तक थी माध्यमिका सूत्रम, उसी माध्यमिका सूत्रम में यह सापेक्षता का सिद्धांत दिखाई देता है। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा गया है। और मार्टिन लूथर ने किस को समकालीन विद्वान होती है? मार्टिन लूथर की चर्चा कि समकालीन उनसे विद्वान वो नागार्जुन से होती है हमारी। सोचिए इतना प्रश्न नागार्जुन बन गया। बुद्ध का किसने सिक्कों पर अंकन करवाया? कि कनिष्क जो बुद्ध धर्म को मानता है, महायान शिक्षा को, तो सिक्कों पर उसने क्या किया? बुद्ध का अंकन ही करा डाला। हाँ, कनिष्क के सिक्कों शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आरएस में पूछा है, हमको लगता है जहां तक बैक्टीरियन भाषा का प्रयोग हुआ है। किसका? बैक्टीरियन भाषा का। सिक्कों पर शिलालेखों पर किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो बैक्टीरियन भाषा का प्रयोग हुआ है। वही चरक को संरक्षण दिया था, कनिष्क दिया था, जिसने चरक संहिता नामक किताब भी लिखा था। प्रश्नों का बौछार है, इसलिए प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न को तरीका कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन में आइए आप लोग सब कुछ। 4 धातुएं थी जो इनको मिला के कसारपन बोलते हैं हम लोग, और ये 100 कसारपन जो 1000 कसारपन में किसको खरीद लिया था? कौटिल्य को खरीदा था। कौटिल्य ने खरीदा था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो कौन कौन? तो सोना, चांदी, तांबा और सीसा। और शीशे का सिक्का जो है शीशे या प्रोटीन का सिक्का सातवाहन जारी करेंगे, और सिर्फ सातवाहन नहीं जारी करेंगे, उसके बाद मिलता है एक अभिलेख स्टेटो जो था, जब पढ़ेंगे हिंद अवन में, स्टेटो 2 वो भी शीशे का सिक्का जारी किया था। और प्रोटीन बोलते हैं सातवाहन, पूछा जाता है प्रश्न। तांबा, चांदी पन्न जो था मौर्य काल में, वो चांदी का रुपया ही था वो। और सोना कसारपन बोलते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र विकसित था? किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो वही वास्तुकला क्षेत्र में विकास हुआ। किसमें? वास्तुकला में, वास्तुकला क्षेत्र में। तो गंधार मथुरा शैली का विकास किस काल में हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ। और तक्षशिला विद्यालय कहां पड़ता है? पाकिस्तान में, जो कनिष्क काल में क्या था? वो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, शिक्षा का केंद्र हुआ था। और शक जो पंजाब वाले थे, वो तक्षशिला उनका राजधानी थी। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? गंधार कला, जो भारतीय और यूनानी शैली से मिलकर बना था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला गंधा शैली का विकास भारतीय ग्रीक शैली, यूनानी शैली से हुआ था। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संरक्षण है अभी वर्तमान में? तो मथुरा संग्रहालय में है। मथुरा संग्रहालय जो है कुषाण कालीन संग्रहालय है, उसमें कुषाण कालीन जितनी मूर्तियां है सब रखी गई है। कनिष्क के काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? वही चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसे बताया है कि कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र इसका अध्यक्ष थे, अशोक घोष उपाध्यक्ष, पार्श्व के कहने पर हुआ था। कनिष्क ने किस धर्म की शाखा को प्रचार किया? तो महायान धर्म की शाखा को प्रचार किया था। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक सिक्के, तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के तो जारी किए ही थे। किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? वही बीमा कन्फ्यूशस ने, या बोलते हैं कन्फ्यूशस द्वितीय ने जारी किया था। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, क्योंकि इसके पहले हिंद अवन इंडो ग्रीक जो है सिक्के जारी कर चुके थे सोने के। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, चलाई थी? तो वह कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए? वो कुषाण। इसके पहले चलता था उत्तर पश्चिम भारत में
इंडो ग्रीक द्वारा सोने के सिक्के जारी किए थे। उस पर इतने प्रश्न बने हैं, देख लीजिए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बना? तो कुषाण काल में। और बनवाया कौन? तो कनिष्क। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो महाविवाद सूत्र को, जिसका राइटर है वसुमित्र, लिखा हुआ यहां पे। महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र है। और यही लिखिए, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अशोक घोष ने बताया अभी जस्ट कि बुद्ध चरितम और सूत्रालंकारम इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किस कुशल शासक ने सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन किया? विस्क था, विस्क। थोड़ा जल ग्रहण कर ले हम। देखिए, प्रश्नों के माध्यम से पूरा क्वेश्चन बढ़ा दिए हम, और इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएंगे आपके, क्योंकि प्रश्न भी प्रश्न है और इससे भी प्रश्न पूछते नहीं है। कनिष्क फेवरेट है। आइए, किस राज्य के अंतर्गत, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, खरपालन या वनस्फर छत्र प्रणाली थी, द्वैत शासन व्यवस्था थी कनिष्क काल में। तो किसके राज्य के अंतर्गत खरपालन या वनस्फर दो छत्र शासन करते थे? वो थे कनिष्क। शक समत वाला कहानी आ गया कि शक समत किस हिंदू मास से आरंभ होता है? तो चैत्र मास से आरंभ होता है। और कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध स्तूप बताया था ना, पेशावर पुरुषपुर, इसमें स्तूप भी है और मूर्ति भी स्थापित कराया था। ये पे और सिल्क मार्ग कहां से कहां तक? चीन से रोम तक। घुटने तक चोंगा पूछा गया प्रश्न है। घुटने तक चोंगा और पैरों में भारी जूते पहने राजा कनिष्क की मूर्ति कहां प्राप्त हुई है? तो है मथुरा में प्राप्त हुई है। कहां प्राप्त हुई है? तो है मथुरा में प्राप्त हुई है। द्वितीय अशोक कहते हैं कनिष्क को। किसको कहते हैं? द्वितीय अशोक कहते हैं कनिष्क को, क्योंकि उसी के भांति सर्वधर्म स्वभाव और साम्राज्य का विस्तार और अभिलेखों के माध्यम से, स्तूपों के माध्यम से इन्हें साम्राज्य का विस्तार किया था। कुषाण शासक को, हाँ वही लगता रिपीट हो गया, चोंगा वाला प्रश्न जो है, घुटने तक चोंगा और पैरों में भारी जूते पहनने का राजा कनिष्क की मूर्ति कहां प्राप्त हुई है? और कलहन की राजतरंगिणी में राजा हृष्ट ने, ये चर्चा मिलती है कि राजा हृष्ट ने हुष्पुर या हुष्पुर, क्या हुष्पुर या हुष्पुर क्या किया? नगर बसाया था। इसकी चर्चा कहां मिलती है? तो कलहन की राजतरंगिणी में। और भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में हुआ है। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क की मृत्यु कब होती है? 102 ईस्वी में होती है। इसी कनिष्क के बाद आते हैं हृष्ट आते हैं, और इसके बाद आते हैं हम लोग के वासुदेव। इतने प्रश्न बने हैं, प्रश्नों के माध्यम से कनिष्क से बने हैं। अच्छा, एक और दो और बात जान लीजिए इसमें कि इस काल में क्या क्या था। तो बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। देख लीजिए स्त्री दशा कैसी थी। बाल विवाह को प्रोत्साहन और विधवा विवाह को हतोत्साहित किया गया, यानी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब। विधवा विवाह को हतोत्साहन किया गया, नहीं, कोई मतलब नहीं। और एक प्रश्न पूछा था कि साटक नामक कपड़ा की चर्चा कहां मिलता है? इस कुषाण काल में साटक नामक कपड़ा वो मथुरा से मिलता है। कहां से मिलता है? मथुरा से मिलता है। ठीक है। और इन लोग की राजभाषा क्या थी? कुषाणों की राजभाषा क्या थी? कुषाणों की राजभाषा संस्कृत थी। इसीलिए अशोक जो संस्कृत का विद्वान, संस्कृत भाषा में लिखा था, बुद्ध का विद्वान था, संस्कृत भाषा में लिखा था, उसकी बात मैं कर रहा हूं। और यूपी में प्रश्न पूछा मेंस में, योधों के सिक्के पे, किसके? योधों के सिक्के पे किसकी आकृति मिलती है? तो कुमार कार्तिकेय की आकृति मिलती है। यूपी मेंस में पूछा था एक बार प्रश्न, और भी पूछा था। योधो एक जाति थी, मैं जाति नहीं, राज्य था,
उनके सिक्कों पे कार्तिकेय का फिगर मिलता है, ये पूछा गया है। इतना हुआ कहानी। अच्छा, फिर के बारे में एक और बात कही जाती है कि इन्होंने एक्चुअली ये थे वैष्णवपंथी लोग, हाँ, तो इनके सिक्कों पे विष्णु के इनके सिक्कों पे विष्णु की भी आकृति मिलती है और शिव की भी आकृति मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुजुल कटफिसस और कनिष्क दो बौद्ध अनुयायी हुए, बीमा कटफिसस शैव धर्म के मानने वाले हुए, विष्क भी शैव धर्म के मानने वाले हुए, वैष्णव दोनों पंथी हुए। ठीक है, इतने लोग थे जो मानने वाले थे सब एक दूसरे के। और वासुदेव भी थे जो लास्ट शासक थे, शैव वैष्णव दोनों के मानने वाले थे। ठीक है, शिव, स्कंद, विष्णु सबकी चित्र मिलती है इसमें। इतना पूछा जाता है प्रश्न कहीं न कहीं किससे? कनिष्क से, कुषाण से। इसलिए रट लीजिए, बार बार पहुंच करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए जरूर एक प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे आप जो जिस स्टेट पीछे जाने जा रहे हो। फिलहाल वर्तमान में है बिहार, उस पर फोकस कीजिए, उसमें प्रश्न आएगा। छत्तीसगढ़ पीछे 12 फरवरी को है, उस पर फोकस कीजिए, आएगा ही आएगा प्रश्न। और यूपी का तो फेवरेट टॉपिक है भाई, तो इसलिए गोला तैयार रखना है, दम दिन दूर नहीं है, उस गोले को सीधे फायर। तो हम गोला जो है प्रश्नों के माध्यम से लाए हैं और प्रश्नों के बौछार के माध्यम से पूरा कुषाण वंश पढ़ा दिए। इसके बाद आप उसे यही कहेंगे, बार बार विनती करेंगे, तैयारी को और मोड में लाइए, सोइए कम, अपने आप में जोश में लाइए। कदम, सफलता कदम बस एक कदम दूर है आप। कल देखिए मेरे चैनल पे एक वीडियो आया था, एक बहुत यंग लड़की है जिन जो यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम में समीक्षा अधिकारी है, 11 रैंक मारी है, 11 रैंक आया है। सोचिए, मोटिवेट हुई है उस बच्ची से। इसलिए जगिए, उठिए और पढ़ने लगिए, ताकि 12 फरवरी 14 मई सब दूर नहीं है आपसे लिए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।